अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से ऐवान तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात हैं। वो सवालात ये हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर वाकई असेंबलीज तोड़ सकते हैं? क्या जहांगीर खान ग्रुप जो है, जहांगीर खान तरीन ग्रुप, क्या वो प्राइम मिनिस्टर को या हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहा है? क्या वाकई हमारी जो माशी पॉलिसीज़ है उसमें कोई ना कोई फुकदान है? या ये भी सवाल उठता है कि PTI हालिया इलेक्शन में कराची से क्यों हारी? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है? और उसके साथ साथ जो अपोजिशन बात कर रही है कि कोविड वैक्सीन की जरूरत थी, हुकूमत ने फौज लगा दी। तो ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाबात अगर कोई दे सकते हैं तो वो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। NCOC के सरबरा और वफाकी वजीर बराए प्लानिंग, डेवलपमेंट, रिफॉर्म्स एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। जी वालेकुम सलाम। असद उमर साहब, आपका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और फिर मैंने कल भी आपको देखा, कल आप एक और इंटरव्यू में बैठे थे तो वहाँ पर आपने उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करने की कोशिश की और आपने कहा कि जो अपोजिशन जो वज़ीर आज़म के हवाले से कि वो असेंबलीज तोड़ सकते हैं, आपने कहा मैं इसको मतलब जो क्लैरिफिकेशन के बाद आपने बज़ाहिर अपोजिशन की उम्मीदों पर तो पानी फेर दिया, लेकिन जो PTI के सपोर्टर्स थे उनको आपने चौंका दिया सर ये बात करके। इसका बैकग्राउंड क्या था और फिर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? अच्छा, पहली बात तो ये बता दूं मैं कि मेरा इंटरव्यू नहीं वायरल हुआ था। एक चैनल का स्क्रीनशॉट जो उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई थी वो वायरल हुआ था। और वो स्क्रीनशॉट में वो कहा गया था या वो तासुर दिया गया था जो मैंने कहा नहीं था। तो और जाहिर है वो जिसने भी इंटरव्यू सुना है उसको पता है कि वो बात बिल्कुल मुख्तलिफ हो रही थी। वहाँ पे ये नहीं बात हो रही थी, मुझसे ये नहीं सवाल पूछा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किलात में है तो अब क्या होगा, अब क्या इमरान खान। एक बगैर किसी सियाको ज़बाक के एक सवाल पूछा गया मुझसे, और एक दफ़ा नहीं बार बार पूछा गया। और वो सवाल ये था कि क्या इमरान खान असेंबली में तहलील कर सकते हैं। तो एक फ़लसफ़े का सवाल था, उसको फ़लसफ़े में मैंने जवाब दे दिया कि इमरान खान की शख्सियत जो है उसको देखते हुए बिल्कुल वो असेंबलियाँ तहलील कर सकते हैं। लेकिन ना ये सवाल था कि क्या वो अभी करने जा रहे हैं, ना मेरे जवाब में मैंने ये कहा था। और मैंने जैसे कल भी मैंने माजरत की थी कि ज़रूर इससे दिल टूटे होंगे अपोजिशन वालों का, ये सुन के कुछ उम्मीदें एकदम से जाग गई थी उनकी। तो फ़िलहाल उनके लिए तो यही मैसेज है कि ज़रा सा अभी इंतज़ार ही रखें। अच्छा, असद उमर साहब, जब आपने ये बयान दिया, आपने कहा सियाको सबाक से हटके था, एक फलसफाना सवाल था, ठीक है वो तमाम चीज़ें थी, बट एनीवेज वायरल हुआ, तमाम मीडिया ने उसको पिक किया। उसके बाद आपका वज़ीर आज़म साहब ने कोई बात हुई कि भाई आपने ये क्या बात कर दी, या हुकूमती हलकों में या आपने अपनी कैबिनेट के अंदर कि जी ये आपने क्या बात कर दी और ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा वगैरह वगैरह? किसी ने भी, एक ने भी नहीं सवाल किया, क्योंकि वो अक्लमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो इंसान को बात करते हुए सुनते हैं इससे पहले कि वो उस पर रिएक्ट करें। किसी ने भी, ना वज़ीर आज़म ने पूछा, ना किसी ने पूछा। और उसकी वजह शायद इसलिए ये भी थी कि जिस वक्त वो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है उसके कोई मेरे ख्याल में 15 मिनट आधे घंटे के बाद जो है वो 2 मिनट 7 सेकंड का क्लिप था मेरा उसी इंटरव्यू का, वो भी वायरल हो चुका था, जिसके अंदर लोगों ने सुन लिया कि एक्चुअली कहा क्या था। अच्छा, तो आप आज इस बात की नफी कर रहे हैं कि अगर वजीर आजम साहब को चाहे किसी भी हल्के की जानिब से चाहे ब्लैकमेल किया जाए, चाहे उनको काम करने ना दिया जाए या उनके काम में हर्डल्स क्रिएट किए जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो असेंबलीज तोड़ने के एक एक्सट्रीम एक्शन तक या इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई एक्ट कर सकते हैं? नहीं, अब आपने बिल्कुल ही दूसरी तरफ घुमा दी बात। ये मैंने कब कहा है? मैं ये कह रहा हूं कि फिर दोबारा से गौर से सुन लें, क्योंकि मुझे लग रहा है रमज़ान में ज़रा पाकिस्तानियों को रोज़ा ज़्यादा लग रहा है, या कम से कम कुछ तबसरा निगारों को रोज़ा ज़्यादा लग रहा है। गौर से सुन लें मेरा जवाब। क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसके अंदर इमरान खान ये फ़ैसला करें कि असम्बलियाँ तहलील कर दें? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितनी शख्सियत मैं जानता हूँ वो उसने सियासत वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं की थी। वो कुर्सी से चिमटने वाला आदमी नहीं है। वो सिर्फ इक़्तिदार में इसलिए नहीं बैठा रहेगा कि मेरे पास वज़ारत उज़्मा है। तो अगर कभी ऐसी सूरत हाल होती है पैदा कि जिस वक्त वो काम नहीं कर सक रहे हैं, जो कोई भी ब्लैक मेलिंग है, जो कोई भी उसकी वजह है, तो वो बिल्कुल ये सलाहियत रखते हैं और ऐसा बड़ा फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं, और उनकी शख्सियत के मुताबिक है कि वो बड़ा फ़ैसला कर भी देंगे, वो तहलील भी कर देंगे। क्या इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल है? बिल्कुल नहीं है। क्या कोई ऐसी कोई बातचीत हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। अब उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा आपको, और इसमें सर कोई इबाहम नहीं बचा होगा। सर बिल्कुल समझ में आ गया। आपने कहा ऐसी कोई सूरत हाल है, बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैकमेलिंग के हवाले से भी आपका ये भी कोट एंड कोट वर्ड था, आपने कहा अगर ब्लैकमेल किया गया
तो जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है, बज़ाहिर ये इंप्रेशन है कि वो ब्लैकमेल कर रहा है। आपने कहा कि वो बहुत अच्छे मूड में मिले और आपके उनके राब्ते भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें याद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब उनके साथ मीटिंग की, उससे पहले राजा रियाज साहब ने मीडिया के सामने ये बात की कि हमसे मुलाकात कर ले, ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए। ये थ्रेटनिंग सेंटेंस था। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि हमें कुछ फैसले लेने पड़े, ये भी थ्रेटनिंग सेंटेंस के जिम्रे में आता है। तो क्या ब्लैकमेलिंग वाला आंसर आप वहां से कहीं से पॉपअप है तो देख रहे हैं? नहीं जी, मैं राजा रियाज साहब के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई है, और ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है, मेरी राजा रियाज साहब के साथ बात नहीं हुई, तो मुझे नहीं पता कि वो उनके जहन में क्या था कि वो उस वक्त वो जुमला जो बोल रहे थे। लेकिन उनमें से कई जो MNAs हैं उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और इनफरादी तौर पर हुई है, और ये मैं पहले भी 2-3 इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ। मुझे तो अभी तक किसी ने कोई ब्लैकमेल की बात नहीं की, कोई मुझे हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता हुआ नहीं नज़र आया। तो अभी तक की जो सूरत-हाल बड़ी सादा सी है, वो ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो है उनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस पर क्या दो राय हो ही नहीं सकती। इस बात से तो सब इत्तेफाक करेंगे। तो इसमें तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग नज़र नहीं आई। सर, लेकिन कितनी एग्जाम्पल्स ऐसे मिलती हैं कि मामला अगर अदालत में हो और हुकूमती केस, अगर उन पे कोई केसेस चल रहे हों, तो फिर एक ग्रुप बनाया जाए और वो ये कहे कि जी हमसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब मुलाकात करें, और अगर उसमें वाकई ऐसा कुछ था मटीरियल कि वो कह रहे थे कि जी अंदरूनी तौर पे कोई ना कोई साजिश हो रही है, कोई इस्लामाबाद से कॉल्स जा रही हैं, तो क्या इन चीज़ों में सदाकत थी और वज़ीर आज़म साहब इस चीज़ से कन्विंस हुए, जो फिर बैरिस्टर जफर साहब को डिप्लॉय भी किया गया कि आप देखें मामला? नहीं, नहीं, मेरे पास, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे मुझे तो मेरे सामने किसी ने कोई ऐसा सबूत नहीं रखा। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब मेरे से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने तो किसी ने इसकी बात भी नहीं की, सिवाय इस बात के कि वो सब ये कहते थे कि जी देखें, जो है हमारे पार्टी के वो लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है, तो उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल किसी ने मुझे नहीं कहा कि ये सबूत है, ये कॉल है, किसी ने मुझे मेरे साथ बैठ के इल्ज़ाम नहीं लगाया किसी के ऊपर कि कोई और कर रहा है। सो मैं, ज़ाहिर है, मैं तो सिर्फ उतनी बात बता सकता हूँ जो मेरे सामने बात हुई है, जो उन लोगों के साथ मेरी बात हुई है। मेरे सामने ऐसा किसी ने नहीं कहा है। और जहाँ तक अली ज़फ़र साहब की शमूलियत का ताल्लुक़ है, तो वो जैसे पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म कोई वेंडेटा तो कर नहीं रहे हैं, वो किसी को विक्टिमाइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक मेरा असूल है, सारी सियासत उन्होंने इसी असूल के ऊपर की है कि इंसाफ जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे ताकतवर हो या वो कमज़ोर हो, वो या कोई सियासी मुखालिफ हो या सियासी हलीफ हो, हर सूरत में इंसाफ बराबर होना चाहिए। तो सिर्फ उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि ऐसा ना किसी को लगे कि मेरी कुर्बत की वजह से किसी के साथ जो है वो रियायत की जा रही है। अगर कोई शुकूक शुबा पैदा हुए थे, चाहे वो दुरुस्त थे या नहीं थे, दोनों सर्कमस्टांसेस के अंदर मेरे ख्याल में एक अच्छा फ़ैसला है। अली ज़फ़र साहब की बहुत अच्छी शोहरत है, लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं, दयानतदार आदमी हैं, समझते हैं चीज़ों को। और अगर कोई काम गलत हो रहा है तो आई एम श्योर वो भी उसकी उसकी भी निशानदेही कर देंगे, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर नहीं गलत कोई काम हो रहा, तो मेरे ख्याल में अली ज़फ़र साहब की गवाही के साथ लोगों को इस बात पर भी यकीन आ जाएगा और इत्मीनान हो जाएगा कि वाकई में कोई गलत काम नहीं हो रहा है। ठीक है। पीटीआई के अंदर कोई ऐसा ग्रुप है जो जहांगीर खान तरीन साहब की मुखालफत कर रहा है? क्योंकि पिछले दिनों बड़ा सख्त हमने देखा बयान शाह महमूद कुरैशी साहब का कि तीतर बटेर ना बने, या तो लाइन के इधर हो या लाइन के उधर हो। देखें, जहाँ तक इस सारी इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, वो उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर सिर्फ जो बराह रास्त शामिल हैं इदारे, वो लोग वज़ीर आज़म के साथ डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं, उसमें किसी और का उसके अंदर मुदाखलत नहीं है। इनफरादी राय जो है वो हमेशा होती है, हर सियासी पार्टी के अंदर होती है। सबको पहले से पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों की कुर्बत अपने जहांगीर तरीन साहब के साथ ज़्यादा थी, कुछ लोगों की कुर्बत शाह महमूद के साथ ज़्यादा थी, कुछ जो है वो दोनों के साथ कुर्बत नहीं रखते थे। तो वो तो एक हकीकत है, वो मतलब ग्रुपिंग हर है पार्टी के पीटीआई के अंदर अंदर? होती है। मुस्लिम, कौन दुनिया में कोई पार्टी नहीं है, कोई सियासी पार्टी नहीं है, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे एक सियासी पार्टी का नाम बता दें कि जिसके अंदर ग्रुप्स ना हो। कोई एक पार्टी का नाम बता दें तो मैं आपको, उसके बाद हम बात करते हैं। मैं मुस्लिम लीग नून के आपको धड़े गिनवाना शुरू कर दूं, मैं पीपल्स पार्टी के धड़े गिनवाना शुरू कर दूं, हर जगह होता है। MQM के अंदर धड़े बने हुए हैं। कोई नहीं मानेगा, वो सारी पार्टी के जिसको आएंगे, आई एम श्योर सब लोग जो है वो तरदीद कर देंगे, सारी पार्टियां कहेंगी कि कोई नहीं है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, इंसानी फितरत के खिलाफ है। जब ठीक है। इतना बड़ा एक कोई पार्टी होती है, उसमें हज़ारों लाखों लोग होते हैं,
तो उनमें से कुछ लोगों के साथ कुर्बत किसी की होती है, किसी और की किसी और के साथ होती है, बिल्कुल नेचुरल फितरी चीज़ है। असद उमर साहब की किससे कुर्बत है? इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम। ओके फाइन। सर आप पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे इस हुकूमत के 2.5 साल। उसमें पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, फिर हफीज शेख साहब बनते हैं, फिर अहमद अरसद साहब बनते हैं और अब शौकत तरीन साहब बनते हैं। और हमें अब जाके ये बताया जाता है कि जी हमें टैक्स को नहीं बढ़ाना, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना है। हमारे पास लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पॉलिसीज नहीं है, पॉलिसीज का फुकदान है। आईएमएफ के साथ हमने गलत हो गया, आईएमएफ ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, हमें बिजली के टैरिफ नहीं बढ़ाने चाहिए थे। सर तो पिछले जो 3 से 4 जो वुज़राए खजाना थे, जिनमें सर आप भी शामिल थे, तो फिर आप लोग की स्ट्रेटजी गलत थी, आप लोगों की पॉलिसीज माजरत के साथ गलत थी। शौकत तरीन साहब अब सही कह रहे हैं, मामला क्या है? कंफ्यूजन है सर। अच्छा, इसका तो जिन्होंने जवाब सवाल जिन्होंने बयान दिया था वही आपको बता सकते हैं कि उनके जहन में क्या था, वो क्यों ये कह रहे थे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा अभी भी ख्याल ये है कि हुकूमत की न सिर्फ एक वाज़ेह हिकमत अमली थी, बल्कि वो हिकमत अमली कामयाब होती हुई हमें नज़र आई है। हुकूमत आई, पाकिस्तान बदतरीन बैरूनी खसारे का शिकार था, बैंकरप्ट था, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डिफ़ॉल्ट होते थे बाहर की पेमेंट के। लोग बोलते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे थे, हम डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहे थे, हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। आप पूछें स्टेट बैंक में जो लोग बैठे हुए, जो बैंक्स में काम करते हैं, किसी की एलसी के ऊपर पेमेंट्स नहीं होती थी, किसी के डिविडेंड रोके हुए थे, किसी की रॉयल्टीज़ रोकी हुई थी, किसी की टेक्निकल फ़ीस रोकी हुई थी, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डिफ़ॉल्ट्स हो रहे थे पाकिस्तान की एक्सटर्नल कमिटमेंट्स के अंदर। ये हालात थे पाकिस्तान के। उस हालात से 20 अरब डॉलर का बैरूनी खसारा था। आज पिछले चंद माह से हमारा सरप्लस चल रहा है, खसारे के बजाय हम इजाफी आमदनी हो रही है, हमारे ज़खायर के अंदर इजाफा हो रहा है। और ये बेहतरी जो है ये बिल्कुल पहले 2 महीने से शुरू हुई हुई है। मुसलसल अगर आप हमारे बैरूनी खसारे का सफ़र देखें तो वो जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है वो कम होता चला गया और आखिरकार के अंदर वो आकर सरप्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से प्राइमरी सरप्लस है हमारा। बड़ी सनतें जो हैं उनकी शरह नमू जो है वो कई सालों के बाद इतनी ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है उनके अंदर। डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, रेवेन्यू ग्रोथ हमारी नज़र आ रही है, हमारी रेमिटेंसेस जो बाहर से आती हैं वो उनके अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा नज़र आ रहा है। इस साल लग रहा है तकरीबन 5 अरब डॉलर ज़्यादा होंगी पिछले साल से। हमारी एक्सपोर्ट्स जो कई सालों तक 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में कमी हुई इजाफा होने के बजाय वहाँ एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नज़र आ रहा है। तो आपको हुकूमत की न सिर्फ हिकमत अमली नज़र आई, आपको उस हिकमत अमली की कामयाब होते हुए भी नज़र आया। क्या उसके अंदर बेहतरी की ज़रूरत है? बिल्कुल, हमेशा बेहतरी की ज़रूरत होती है और भी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। सबसे बड़ी कमज़ोरी यार क्या रही? वो सबसे बड़ी कमज़ोरी रही महंगाई। महंगाई के ऊपर जो काबू पाना है वो अव्वलीन तरजीह है वज़ीर आज़म की, और वो मेरे ख्याल में अगर आप पूरी पिछले कई महीनों साल 2 साल की आप देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस, तो वो एक एरिया ऑफ वीकनेस नज़र आया। लेकिन बाहर मैंने आपको तफसील बता दी कि कितने एरियाज़ के अंदर इंप्रूवमेंट नज़र आई है। सर टैक्स शौकत तरीन नेटवर्क साहब आए में हैं, उम्मीद है इजाफा वो कर सके आप लोग? इससे भी और बेहतर करेंगे। टैक्स नेटवर्क में इजाफा जी कर मैं सके वही आप लोग? आपको बता रहा हूँ कि जी मैं वही आपको बता रहा था। देखिए, जितने टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद के अंदर तारीखी इजाफा किया गया। पाकिस्तान में की तारीख में कभी इतने लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए। और इस साल जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ भी जो है, यानी टैक्स की आमदनी जो है उसमें भी पिछले साल के मुकाबले में आपको खातिर खा इजाफा नज़र आ रहा है। क्या इसके अंदर और गुंजाइश है? बिल्कुल है, इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। सर मैं एज अ स्टूडेंट पूछ सकती हूँ कि टैक्स नेटवर्क में कितना इजाफा आप लोग कर सके, जो तारीखी आप जिसको करार दे रहे हैं? जो टैक्स पेयर्स के, जी टैक्स जी पेयर्स तो तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा टैक्स पेयर्स ने रिटर्न फाइल किए थे। वो उससे पहले मेरे ख्याल में 16 या 17 लाख था। आज तक जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो सबसे ज़्यादा टैक्स रिटर्न फाइल किए गए थे वो 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किया पिछले साल। सो टैक्स रिटर्न के अंदर तो बहुत इजाफा हुआ। इस साल की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो तकरीबन डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है, 10% से ज़्यादा उसकी ग्रोथ आ रही है। एग्जैक्ट नंबर मुझे इस वक्त नहीं पता, लेकिन 10% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें वहाँ पर नज़र आ रही है।
ठीक है सर, हम हमेशा मैं कोई इकोनॉमी इज़ नॉट माय सब्जेक्ट, लेकिन जब थोड़ा बहुत हम पढ़ रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, जो जीडीपी है उससे भी हम बड़ा कैलकुलेट करते हैं कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सिमत है वो क्या है। ऑपोजिशन हमेशा से ये बात करती है कि जब आप 2018 में आए, 2017-2018 में जो जीडीपी थी वो 5.5% थी, 2018-2019 1.9%, 2019-2020 -0.4%, 2020-2021 1.5%। वजह? अच्छा, पहली बात तो इस साल इंशाल्लाह 1.5% नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला इस साल 3% के करीब हमारी जीडीपी की ग्रोथ आएगी। पिछले साल का आपने कहा 0.4%, ये वो साल है जिसके अंदर बरतानिया -10%, 12%, अमेरिका -7-8%, फ्रांस, जर्मनी, भारत -7%। तबाही थी दुनिया के अंदर। एक चीज़ है जिसका नाम शायद आपने सुना हो, उसको कोरोना कहते हैं। वो दुनिया की मईशतें खा गया था। आपके यहाँ मुल्क के अंदर लॉकडाउन हुए थे, तो जीडीपी ग्रोथ उस साल भी तकरीबन 3% होने जा रहा था, लेकिन वो 3% ग्रोथ जो है वो गिर के वो तकरीबन 0 के करीब हो गया, क्योंकि जब आपको फोर्थ क्वार्टर के अंदर लॉकडाउन करने पड़े। अभी भी जो इस साल की 3% ग्रोथ आ रही है, ये उसके बावजूद है कि कोरोना है, दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर आई हुई है। इस वक्त भी आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी कटेल की हुई है, उसके बावजूद लग रहा है कि इंशाल्लाह 3% के करीब पहुंच जाएंगे। जो दुनिया में तबाही आई हुई है उससे बहुत बेहतर हालात हैं। अच्छा, ये तो हो गए पिछले 2 साल की कहानी। अब आ जाए पहले साल में कि 1.9% पे क्यों आई और वो 5.5% कैसे था। 20 अरब डॉलर का खसारा था हमारा करंट अकाउंट का। मैंने आपको बताया कि आप डिफॉल्ट कर रहे थे अपनी बैरूनी अदायगियों के ऊपर, रोजाना की बुनियाद के ऊपर। जो टोटल पाकिस्तान की मईशत बोझ बर्दाश्त कर सकती थी बैरूनी खसारे का, वो 4, 5, 6 अरब डॉलर से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता पाकिस्तान। 14 अरब डॉलर से ज़्यादा आपने खसारा करा के और उसको फाइनेंस करने के लिए कर्जा लेके आपने मईशत बढ़ा दी। ये बिल्कुल वैसी बात है कि मैं जो हूँ वो कर्जा लेकर, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, एक नई गाड़ी खरीद के आ जाऊँ, और अगले साल में जब उसकी अदायगियाँ करनी शुरू हों तो मैं अपने घर में जो बेगम है उसको बोलूं जी मैं तो आपको खाने पकाने के लिए और जो बिजली के बिल के जी है उसने पैसे 100 रुपए जो पिछले साल देता था अब नहीं दे सकता, अब तो मेरे पास 90 रुपए ही बचे देने के लिए, क्योंकि अब मैंने कर्जा अदा करना है उस गाड़ी का जो खरीद के ले आया। तो आप जो पीछे हट के देखेंगे तो आप बोलेंगे यार पिछले साल तो इतने अच्छे हालात थे, 100 रुपए का खाना भी आ रहा था, बिजली के पैसे भी दे रहे थे, गाड़ी भी नहीं खरीद ली थी। ये इस साल क्या हुआ, ना कोई नई गाड़ी खरीदी और वो 100 रुपए के बजाय 90 रुपए रह गए आपके पास। अब आपको समझ में आई क्या हुआ पाकिस्तान की मईशत के साथ। सो ये वजह बनी उसकी। और इसी तरीके से अगर आप मुस्लिम लीग नून के जो शुरू के साल देख लें, हालांकि उन्होंने जो इनहेरिट किया पीपल्स पार्टी से जो बैरूनी खसारा, वो कुछ भी नहीं था, वो अशर अशीर नहीं था जो तहरीक इंसाफ ने इनहेरिट किया। उनको कितना मिला था? उनको मिला था 2.5 अरब डॉलर का सालाना खसारा, हमें मिला 20 अरब डॉलर का सालाना खसारा। उसके बावजूद वो IMF प्रोग्राम के अंदर गए और उनके शुरू के सालों के शरह नमू देख लें, 3-3.5% से आगे नहीं बढ़ते थे। आप 5वां साल जो कंपेयर कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, आप इंशाल्लाह ताला 5वां साल देख लीजिएगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। फ़र्क सिर्फ ये होगा, जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का उसमें कोई खास फर्क नहीं होगा। जो वो छोड़ के गए थे इंशाल्लाह ताला 5वें साल में हमारी भी ग्रोथ मोर और लेस उतनी होगी जितनी उनकी थी। सिर्फ फर्क ये होगा कि वो था 20 अरब डॉलर के खसारे के साथ, डिफॉल्ट के साथ, और इस दफा इंशाल्लाह ताला ये जो 5-5.5% ग्रोथ आएगी आपकी हमारे 5वें साल के अंदर, वो एक मैनेजेबल खसारे के साथ, बगैर किसी डिफॉल्ट किए हुए, बगैर क्राइसिस के पैदा किए हुए। ठीक है सर, आपने कोविड का भी जिक्र कर दिया और फिर कोविड के हवाले से मुझे आपके सवाल भी करने हैं। ज़ाहिर है बहैसियत सरबरा NCOC बड़े इनिशिएटिव्स आपने लिए और मिनिस्ट्री के उसमें भी आपके डोमेन में आता है। महंगाई का भी यहाँ पर आपने जिक्र किया, तो हमने 2 दिन कबल महंगाई को कंट्रोल करने की जो पंजाब हुकूमत की काविशें थी और फिर जो छोटा सा क्लिप बड़ा वायरल हुआ फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी, फिर जो वो AC साहिबा को वो जो कह रही थी कि फिर, तो सर इस तरह से महंगाई कंट्रोल होगी या आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का बड़ा अमल दखल है, वही हर्डल्स क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से मजबूरन ये रवैये आप लोगों को टुवर्ड्स ब्यूरोक्रेसी इख्तियार करने पड़ेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि ब्यूरोक्रेसी के हर्डल्स की वजह से महंगाई हो रही है, मैं तो नहीं इस बात से इत्तेफाक करता। जो डायनामिक्स होती हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स एक इशू है, उसमें कई महरक़ात होते हैं। एक वजह जो महंगाई की शुरू के 1-2 साल के अंदर बनी
वो ये थी कि जब इतना बड़ा खसारा था तो उस खसारे की वजह से रुपया आ गया अंडर प्रेशर। और मैं बार बार याद दिलाता हूँ, मुझे यकीन है कि मिफ्ता इस्माइल को पसंद नहीं आता होगा, लेकिन मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि रुपए की कदर जो गिरनी शुरू हुई थी वो इंटरिम जो गवर्नमेंट थी उसमें नहीं शुरू हुई, वो असद उमर के वक्त नहीं शुरू हुई, वो हफीज शेख के वक्त नहीं शुरू हुई, वो शुरू हुई थी मिफ्ता इस्माइल के वक्त में। दिसंबर 2017 में 105 रुपए का डॉलर था, और जिस वक्त तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई सिर्फ 7 माह के बाद तो 122 रुपए का डॉलर हो चुका था। 17 रुपए का 7 माह के अंदर कमी आई थी, यानी तकरीबन सालाना 30% डिवैल्यूएशन रेट था, जो पाकिस्तान की तारीख के सतह के हाईएस्ट डिवैल्यूएशन रेट्स के करीब करीब है। एक तो वजह ये बनी। इसी तरीके से सप्लाई डिमांड की डायनामिक्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से भी फ़र्क पड़ता है। हमने आज से चंद महीने पहले पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स जो प्लानिंग डिवीज़न के लिए नीचे आता है, वहाँ पर पीबीएस वालों ने खुद, उनकी टीम ने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया था, उसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, और वो अब बाकायदा तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और अब अखबारों में भी देखते हैं। और वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि जो डीसी का नोटिफाइड रेट है किसी भी चीज़ का, कोई भी खाने पीने की चीज़ जो बिक रही है, उसमें उस ज़िले के अंदर डीसी की नोटिफाइड रेट क्या है और बाज़ार में एक्चुअली किस में बिक रही है। और उससे बड़ा वाज़े नज़र आ जाता है कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंतज़ामी कार्रवाई से भी फ़र्क पड़ता है। उमूमी तौर पर अभी तक ये देखा गया है कि पंजाब के अंदर जो है वो सबसे कम फ़र्क होता है, यानी जो डीसी नोटिफाई करता है कीमत, उसके करीब कीमत के ऊपर बिक्री होती चीज़। सबसे ज़्यादा फ़र्क सिंध में होता है, जहाँ पे डीसी की नोटिफाइड कीमत से कहीं ज़्यादा कीमत आवाम को अदा करनी पड़ रही होती है। सर मुख्तसर सा सवाल पूछ रही थी कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जो बर्ताव था एसी के साथ, वो आपकी नज़र में सही था? मैं वहाँ पे मौजूद नहीं, मुझे ये नहीं पता उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ऐसी मैं घर बैठे उसके ऊपर फंटियाँ मार दूँ। जो वहाँ पे मौजूद थे वही उस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। सबसे बेहतर कमेंट या फिरदौस आशिक अवान खुद कर सकती हैं, या वो जो ऑफिसर थी वो कर सकती हैं। ठीक है, आप नहीं कर सकते। ओके सर, अलाउ मी टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और उससे जब हम वापस आते हैं तो असद उमर साहब का खुद का ताल्लुक कराची से है, और कराची में जो पीटीआई की पोजीशन थी, हमें वो NA 49 के बाद बड़ी वाज़ेह हुई। जो सीट NA 49 में अक्सरियत से जीती थी, अब वो 5वें नंबर पर स्टैंड कर रही थी पीटीआई। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहे। कोरोना वायरस के पेश नजर मुल्क भर में आज सख्त लॉकडाउन होगा। तमाम मार्केटें और कारोबार बंद रहेंगे। गरीब के लिए लॉकडाउन किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। अगर हमारी लापरवाही जारी रही तो खुदा न खास्ता दूसरे कई मुमालिक की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना की सूरत हाल एक भयानक हकीकत बन सकती है। यही वक्त है कि मास्क की पाबंदी, हाथों की सफाई, घर में इबादत, समाजी दूरी, बिला जरूरत मेल जोल और हुजूम से परहेज को खुद पर लाजिम कर लें, ताकि जिंदगी का कारोबार और आपका रोजगार दोनों चलते रहें। एहतियात कोरोना के खिलाफ मौसर तरीन हथियार है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की कुरेद न किया करो और न लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा न करो बल्कि भाई भाई बनकर रहो। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह मुझे आग से पनाह में रखना। मकाम होगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब, 2018 में इलेक्शन होते हैं, NA 249 से आपके बड़े पुराने हैं तहरीक इंसाफ के मेंबर फैसल वारिस साहब जीते हैं 35,349 वोट से। 2021 में इलेक्शन होते हैं, PTI का कैंडिडेट अमजद आफरीदी साहब जीते हैं 8,922 वोट से। पीपल्स पार्टी को मिलते हैं 2018 में 7,223 वोट और पीपल्स पार्टी को मिलते हैं 2021 में 16,156 वोट। आई नो कि टर्नआउट कम था, आई नो कि रमजान था, आई नो कि बहुत सारी ये वाली चीजें आप मुझे बताएंगे, बट स्टिल सर, पहले नंबर से 5वें नंबर पर क्या हुआ? अच्छा, पहली बात तो वो पीपल्स पार्टी वाले खुद भी ढूंढ रहे हैं कि ये वोट आए कहाँ से क्योंकि वोटर तो उनका था नहीं इतना। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं था। देखिए, उसके अंदर बहुत सारी महरक़ात बनी, लेकिन मेरे ख्याल में जो बुनियादी वजह, ये जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अगर मैं इनको निकाल दूँ, इसमें कोई शक नहीं कि इन सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ा। आपने बाई इलेक्शन में वैसे ही वोट कम पड़ता है, लेकिन रमज़ान में आपने इलेक्शन कराए, रमज़ान में वर्किंग डे पे कराए, इंसिस्ट किया इलेक्शन कमीशन ने कि वर्किंग डे पे रमज़ान में इलेक्शन कराने। उसका नतीजा देख लिया कि बेमानी इलेक्शन करा दिया। 5% जिसको वोट पड़े वो भी सर माजरत के साथ, सर माजरत के साथ ठीक है कि उन्होंने रमज़ान में कराए, उन्होंने इंसिस्ट किया, लेकिन उसी रमज़ान में वोट तो पड़े ना सर, आपको नहीं पड़े, उनको पड़ गए। सुन लेना बीबी, सुन लेना बीबी, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं बड़े, मैं उधर आ रहा हूँ। आपकी मर्जी का जवाब थोड़ी दूंगा। आप सवाल मेरी मर्जी के नहीं पूछते, मैं आपके जवाब आपकी मर्जी के नहीं दूंगा। मैं तो ये कह रहा था, क्योंकि ये एक अहम बात थी, ये मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का बहुत गलत फैसला था और ये नहीं करना चाहिए था। मैं नतीजा सिर्फ आपको बता रहा था कि ये निकला है कि 5% वोट जो है रजिस्टर्ड, जिसने वोट्स के बराबर लिए हुए, वो इस वक्त MNA बन के आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि इलेक्शन दोबारा रीपोलिंग की तरफ जाएगा और एक साफ शफाफ इलेक्शन होगा। अब तहरीक इंसाफ की देखिए, तहरीक इंसाफ की जो उससे पहले सर्वेज आ रहे थे और ये सब मीडिया के अंदर छप रहे थे कि कोई तहरीक इंसाफ नहीं करा रही थी, ये मल्टीपल एजेंसीज जो हैं, ओपिनियन पोल्स जो हैं, उसके छप रहे थे। उसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही थी। एक चीज़ क्या नज़र आ रही थी कि तहरीक इंसाफ का इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मकबूलियत है वो 2018 के इलेक्शन से कम हुई हुई है। और दूसरी चीज़ ये बिल्कुल वाज़ेह आ रही थी कि अभी भी अगर आप एवरेज ऑफ ऑल पोल्स देख लें तो सबसे ज़्यादा मकबूल जमात इस हल्के के अंदर आज भी तहरीक इंसाफ है। ये दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह इलेक्शन से पहले नज़र आ रही थी। अच्छा, पहली आप चीज़ के ऊपर चले जाएं कि मकबूलियत कम नज़र आ रही थी, ये बात हम बहुत दफ़ा पॉइंट आउट कर चुके हैं। आपका खुद का कराची से ताल्लुक़ है, कराची ने किसको वोट दिया था? कराची ने
तहरीक इंसाफ की बड़ी ज़बरदस्त तंजीम देखी थी, उनको कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, क्या इसलिए कराची ने वोट दिया था? कराची ने वोट दिया था इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। 2018 में वोट इनफरादी MNA को नहीं पड़ रहा था, वो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने का वोट पड़ रहा था। अब जब बाई इलेक्शन हो रहा है तो उसमें इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने का सवाल नहीं है, अब जो है बिल्कुल इनफरादी लेवल के ऊपर आ जाए। तो एक वजह तो जो है वो अंडरस्टैंडेबल है कि तहरीक इंसाफ का पॉपुलैरिटी आपको वहाँ पे क्यों कम नजर आई। अब हमारी अपनी कमजोरी क्या थी? हमारी अपनी कमजोरी, और ये बड़ी हमारी पुरानी एक प्रॉब्लम है और कराची में खुसूसी प्रॉब्लम है हमारा, तंजीम कमज़ोर होने की वजह से हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, और वो जो तंजीम साजी की कमज़ोरी है वो बाई इलेक्शन के अंदर बहुत अहम हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि आज भी जो ओपिनियन पोल है वो कह रहे थे तहरीक इंसाफ नंबर 1 है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 9:30 बजे सुबह इलेक्शन वाले दिन कहा था कि ये हमारा इलेक्शन जो है ना ये ठीक नहीं जाएगा आज, और उसकी वजह क्या थी कि मैं इंतज़ामी तौर पर देख रहा था कि क्या इसको सूरत हाल है और वो हमें जैसा होना चाहिए था वैसे नहीं होना चाहिए। सो हमारी भी इसमें कमज़ोरी थी, इसमें कोई शक नहीं है, और उसने कंट्रीब्यूट किया कि उस इलेक्शन के लॉस के अंदर। ठीक है, एक तो आपने कहा कि आपकी अपनी इंतजामी कमजोरी थी, बड़ी अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कन्फेस भी कर रहे हैं, लेकिन सर उसके साथ साथ मुझे एक और बताएं, अभी जो आपने कहा कि कराची ने PTI को वोट क्यों दिया था, क्या उसके कैंडिडेट पसंद थे या जमात पसंद थी? आपने खुद फरमाया कि कराची ने PTI को इमरान खान साहब को वोट दिया था वज़ीर आज़म बनाने के लिए। सर इमरान खान साहब वैसे वज़ीर आज़म कराची लास्ट टाइम कब गए थे? मुझे नहीं पता, मैं उनके शेड्यूल नहीं रखता, लेकिन मुझे ये पता है कि, और ये ज़रा लिख लें मुझे, क्योंकि इस पर बड़े सवाल उठाए जाते हैं ना, ज़रा ये लिख लें अपने पास कि असद उमर क्या कह रहे हैं, और तारीख शरीफ भी जो है ना उसकी नोट करके रख दें। जब इमरान खान के 5 साल ख़त्म हो गए ना वज़ीर आज़म के, तो बग़ैर किसी शक व शुबे के आप सब मानेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए बड़े काम कराए तो वो इमरान खान की हुकूमत ने कराए। वो ज़ाहिर है क्योंकि बड़े काम हैं तो उन काम को करने में टाइम लगता है, उसकी मनसूबा साजी होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। एक जो बहुत बड़ा मसला कराची का रहा है वो कराची का मसला रहा है बिजली का। वो आपको पता है कि शदीद पिछले साल लोड शेडिंग हुई थी, रमज़ान के अंदर कितने बुरे हालात थे लोग, मुझे याद है मैं खुद रमज़ान के अंदर वहाँ पे के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर गया था और वहाँ पर हम कुछ वादे करके आए थे। मैंने अभी ट्वीट की थी आज से कुछ 1-2 दिन पहले कि 30 अप्रैल से मैंने मुवाजना किया था, 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2021, 621 मेगावाट जो कि तकरीबन बनते थे 25% इजाफा है जो बिजली सप्लाई की जा रही है कराची को। ये इसके बावजूद है कि वफाकी हुकूमत और KE के मामलात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सॉल्व नहीं हो सके हैं और वो पेमेंट्स अदायगियाँ नहीं मिल रही हैं हमें के इलेक्ट्रिक से, और उसकी वजह से गर्दिशी कर्जे के अंदर इजाफा भी हो रहा है। उसके बावजूद जो कमिटमेंट की गई है वो कराची के साथ पूरी की जा रही है, और सिर्फ ये 1 साल के अंदर जो इजाफा है ये किसी पाकिस्तान के तारीख में कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिसके अंदर इतना बड़ा इजाफा कराची में बिजली की सप्लाई का देखा गया हो जो इस साल हुआ है बनिस्बत पिछले साल के, और इसी तरीके से रफ्तार से अगले साल इजाफा होगा और उसी रफ्तार से उससे अगले साल इजाफा होगा। सो बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं इमरान खान साहब के। कराची उनको जाना चाहिए, कराची उनको जाना चाहिए, ज़्यादा जाना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो कराची कम से कम सारे शहरों की निस्बत सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, तो सबसे ज़्यादा टाइम वज़ीर आज़म को सबसे ज़्यादा दौरे कराची के करने चाहिए। बेस्ट हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है और फिर कराची में बड़े अरसे बाद कराची जो है वो MQM के शहर से निकला और उसने किसी और जमात को वोट दिया, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको वोट को इंटैक्ट रखने की भी ज़रूरत है। मुख्तसर सी बात पे मुख्तसर सा कमेंट जानना चाहूँगी, जो NA 42-49 की बात हो रही थी सर, वहाँ का जो पानी का देरीना मसला था, फैसल वाडा साहब वजीर पानी थे, मसला हल नहीं करा सके, फैसल वाडा साहब जीतने के बाद उस हल्के में नहीं गए, सही या गलत? अच्छा ये तो खुदा का खौफ करो, वो वफाकी वजीर था वाटर रिसोर्सेज का, उसका काम है बड़े बड़े डैम्स बनाना, कैनाल्स बनाना, लेक्स बनाना, वो हल्के के अंदर पानी की सप्लाई की नहीं करता। वो कराची वाटर स्टोरेज बोर्ड जो है जो सिंध हुकूमत कंट्रोल करती है, जो पहले कराची शहर के नीचे होता था, मेयर के नीचे होता था, वो भी उन्होंने ले लिया, वो भी सूबाई हुकूमत के पास है। अच्छा। तो ये जो कराची के NA 249 के अंदर पानी सप्लाई करने का काम मुराद अली शाह का है, फैसल वाडा का नहीं है। ये ज़रूर मैंने, क्योंकि मैं कैंपेन वालों के साथ मिलता रहा, मेरी कई मुलाकातें हुई कैंपेन टीम के साथ, और UC में वहाँ पे जो हमारे लड़के काम करते हैं उनके साथ मेरी एक से ज़्यादा मुलाकात हुई, कई मुलाकातें हुई।
फैसल वाडा के बारे में ये ज़रूर कुछ लोगों ने शिकायत की जी हल्के के अंदर इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते। शायद ये शिकायत तमाम वज़ीरों के बारे में और कोई भी हुकूमत हो उसमें की जाती है। लेकिन साथ साथ लोगों ने ये भी कहा कि फैसल वाडा ने काम ज़रूर कराया हल्के के अंदर, और वो इलाके जहाँ पे कोई काम नहीं देखा गया था पिछले 10-12 साल से, वहाँ पे काम होते हुए नज़र आए। तो क्या काम? वहाँ पे ये इसके बिजली के काम, गैस के काम, सड़कों के काम, सीवरेज माजरत के के साथ सर, इस कराची किस्म है, की बिजली स्कीम जो लोकल बिजली का तो सतह की मसला स्कीमें अपनी होती हैं। जगह वो आप लोगों ने पूरा किया। गैस का तो कोई मसला ही नहीं कराची में, अब जाके लोड शेडिंग होने लगी है पिछले 2 सालों से। ये आपको किसने बोल दिया? ये आपको किसने सर, बोल दिया? मैं कराची में से हूँ, मुझे गैस पता है की कराची लोड में कभी शेडिंग होते हुए गैस के मसाइल नहीं थे। नादिया, इससे पता क्या पता चला? इसका मतलब आपको कई साल हो गए कराची में किचन का दौरा किए हुए। आप कोई खाना वाना खुद पकाती हो तो आपको पता हो ये कराची में कई सालों से गैस की लोड शेडिंग चल रही है। सर, मैं इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन मैं इससे खामोश हो जाती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। मुझे बताएं आपने किस बात पे इत्तेफाक नहीं करती कि आप किचन का दौरा करती हैं? नहीं, मैं सॉरी, मैं आपको सालों में नहीं, कराची में कई सालों से गैस की लोड शेडिंग चल रही है। कराची में वो गैस की लोड शेडिंग नहीं उसको कहते हैं, वो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। वो प्रेशर इतना कम हो जाता है कि उससे आप काम नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं क्लैरिफाई कर दूं अगेन, ये फैसल वावडा जो है वो NA 249 के अंदर कोई कराची के लिए गैस सप्लाई इंक्रीज की नहीं मैं बात कर रहा। वो ये कौन सा मोहल्ला जो है जिसके अंदर गैस का कनेक्शन नहीं है, वहां पे गैस की पाइपलाइन डलनी है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, मैं अभी आपने मेयर का भी जिक्र किया था, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में, मगर ये कराची के साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब को आजकल क्या हो गया है? ये वही मुस्तफ़ा कमाल साहब है ना, जब वो आए थे उसके बाद PTI से तो 2018 के इलेक्शन से कबल बड़ी अच्छे मूड में आप लोग की मुलाकातें होती थी। फिर उन्होंने कहा कि जी गवर्नर साहब मेरे पास आए थे मिठाई गाड़ी में रख के कि जी आएँ और पार्टी ज्वाइन करें। उधर गवर्नर साहब उनको बड़ा जो है वो हार्श वर्ड्स का एक्सचेंज हो रहे हैं अली जैदी साहब के। ये ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बैरिया फैक्ट्री के उस वक्त नहीं पता था, मैं आग लगाई थी मैंने, जो अब मुझे दावतें दे रहे थे। क्या चल रहा है सर? ये पता नहीं जी, ये मैं बराह रास्त तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्यों क्या वजह बनी इतनी नाराज़गी की। बट देखने से ऐसे, हम तो दूर से देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या गुजर रहा है या वो क्या बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन लगती है जिस एम्बिशन के साथ वो आए थे, और लगता भी था शुरू में कि शायद बहुत पजीराई मिलेगी, वो मिली नहीं। 2018 का इलेक्शन बहुत ख़राब गुजरा, फिर ज़ाती तौर पे ख़ुद खड़े हो गए इस हल्के के अंदर, और यहाँ पे भी शुरू में बड़ी उम्मीद थी कि शायद बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगी, वो भी नहीं हुई। तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का शिकार लग रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या है। जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं अली जैदी के बारे में, तो वो इल्ज़ामात जो है वो जिस तरीके से वो पूछ रहे हैं, तो फिर मैं भी ये पूछना पसंद करूँगा कि ये पोस्टर जो लगे हैं 249 में जो लगाए उनके बल्दिया फैक्ट्री के फायर के इल्ज़ामात के लिहाज से, जिस किसी ने भी लगाए, तो वो पोस्टर देखने के बाद उनको ये अली जैदी के बारे में इल्ज़ामात का क्यों ख्याल आ गया? पहले उनको क्यों नहीं ख्याल आया था? या ये सिर्फ ये है कि उनको शायद ये शक है कि अली जैदी ने लगवाए थे तो इस बात का गुस्सा था और उसका बदला ले रहे हैं। बट मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं उसमें बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैं कोई बहुत मानी खेज इसके ऊपर आपको तज़िया नहीं पेश कर सकता। अच्छा, सिर्फ सिंपल सा ही बता दें कि क्या PTI ने या जो उनके जो कराची चैप्टर, उन्होंने अप्रोच किया था मुस्तफ़ा कमाल साहब को कि आप हमारी PTI में शामिल हो जाएं, पार्टी में, पार्टी का हिस्सा बने? मुझे इस बारे में नहीं पता जी, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुझे ज़रा सा मुश्किल लगता है कि ऐसा कोई हुआ होगा, क्योंकि ये जो फैसले होते हैं इस किस्म के, वो कभी भी कराची चैप्टर खुद नहीं करता है। इसके अंदर मरकज़ इन्वॉल्व होता है, ये बड़े फैसले हैं, और ख़ास तौर पे जब कराची के मामलात आते हैं तो उमूमी तौर पे तकरीबन तमाम ही बड़े फ़ैसलों में कराची के मैं भी मुशावरत के अंदर शामिल होता हूँ। तो मुझे नहीं याद कि कोई उनको ऑफ़र की गई थी, लेकिन वो हतमी तौर पे उसको गवर्नर साहब ही बता सकते हैं। ओके फाइन। अच्छा सर, अब ज़रा बात कर लेते हैं कोविड पे, ऑल्दो के पहले करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल कोविड-19 कोरोना वायरस, आप NCOC के आप सरबराह भी हैं। अपोजिशन ने शुरू में तो कहा कि जी आपकी कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, आए जी मिल बैठ के बनाएं। उस वक्त आप लोगों ने शायद ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, अब अपोजिशन उसको सीरियस नहीं ले रही, बड़े धड़ल्ले के साथ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप लोगों ने वैक्सीनेशन स्टार्ट की तो उन्होंने कहा जी खैराती और चंदे की वैक्सीन पे हमें पाला जा रहा है। फिर जब फौज लगाई कि जी SOPs आप लोग आवाम फॉलो नहीं करी, उनका जी दुनिया वैक्सीन लगा रही है, हमने फौज लगा दी। तो सर फिर सवाल ये तो है कि क्या इंतज़ामी सलाहियत कम पड़ गई थी एडमिनिस्ट्रेटिवली कि हम SOPs पे फॉलो कराते
बात है। टाइगर फोर्स तैयार की गई थी, वो एसओपीज पे फॉलो नहीं करा सकी, आम आवाम को मास्क पहनाने के लिए भी हम फौज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो, जिनकी आपने पूरी तकरीर इस वक्त रिपीट कर दी, वो मैं कह रहा था ना कि शायद मुस्तफ़ा कमाल फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। यहाँ तो बहुत शदीद फ्रस्ट्रेशन के शिकार वो नज़र आते, और ये मेरा अपना ज़ाती तज़िया नहीं, ये मुस्लिम लीग नून में उनके जो साथी हैं ना, ये वो हमें सब कहते हैं कि वो कुछ उनकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, पहले ऐसे होते नहीं थे, और बात बगैर तहकीक के भी उन्होंने करनी शुरू कर दी है। अच्छे वाले पढ़े लिखे इंसान है। एनीवे जी, मैं तो आपने सबसे पहले शुरू किया था क्योंकि आपने एक बुछाड़ की इल्ज़ामों की, तो पहला इल्ज़ाम आपका ये था कि उन्होंने आपको बुलाया और आपने उनको घास नहीं डाली। मैं खुद जाके असेंबली के अंदर पेश हुआ था, वहाँ पे उसको आप अंग्रेजी अच्छी बोलती हैं, आपने उसको सीरियसली कहा। मैं उसको आसान उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ। तो हम असेंबली में पहुंच गए, और असेंबली के अंदर हमने जनाब वो गए, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी धुआंधार तकरीर की, जज्बाती, और वो तकरीर करके उठ के चले गए। वो उस पे थे, रिमोट थे वीडियो के ऊपर। मुझे अभी तक याद है अनवारुल्लाह काकड़ जो बलूचिस्तान से सेनेटर हैं, उन्होंने बहुत ठीक ठाक उसके बाद सुनाई भी थी कि ये समझते हैं कि ये पंजाब के बड़े सूबे के लीडर हैं, तो ये सिर्फ आएंगे मुगलिया दरबार के अंदर तकरीर करके चले जाएंगे और हम छोटे लोग हैं और हम इनकी तकरीर सुनेंगे। सो ये किया था उन्होंने, कोई सीरियस इंगेजमेंट नहीं की थी। क्या हमारी हिकमत अमली थी या नहीं थी? बिल गेट्स कहते हैं, पाकिस्तान की मिसाल देते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हैंडल किया। आपको बराक ओबामा के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है लैरी फिशर जो है, वो पाकिस्तान की मिसाल देते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से हैंडल दिया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सदर पाकिस्तान की मिसाल देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की मिसाल देता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पाकिस्तान की मिसाल देता है। तो कुछ पाकिस्तान ने किया था जो सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करती है कि जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया कोविड को, और उसके हेल्थ के एस्पेक्ट को भी और उसके माशी एस्पेक्ट को भी, तो कोई काम ठीक हुआ ही होगा। अब आ जाए इनके ऊपर, इसकी सारी दुनिया जो है वो वैक्सीन लगा रही है और पाकिस्तान जो है फौज लगा रही है। इसके दोनों पहलू के ऊपर गौर कर लेते हैं। पहली बात तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई 55 लाख से ज़्यादा जो वैक्सीन की डोजेज़ आ चुकी हैं, उस 55 लाख डोजेज़ में से 2/3 से ज़्यादा डोजेज़ जो हैं वो हमारी ख़रीदी हुई डोजेज़ हैं। इस माह के अंदर, मई के महीने के अंदर, हमारी 70 से 75 लाख डोजेज़ मज़ीद हम ख़रीद के ला रहे हैं। अगले साल, अगले महीने जो है वो फिर दोबारा इतनी अमाउंट्स आएंगी। ये अरबों रुपए की वैक्सीन्स हम खरीद कर लगा रहे हैं। सेहत डिवॉल्व सब्जेक्ट है। मुस्लिम लीग नून के पास आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत है। ज़रा शाहिद खाकान अब्बासी से ये तो पूछें कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को अभी तक कितनी वैक्सीन लगाई है? जवाब है 0। एक वैक्सीन नहीं लगाई। जो भी वहां पे लाखों वैक्सीन लग रही हैं वो तमाम वफाक पाकिस्तान की दीवी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की दीवी। आप बिलावल से पूछें जो इतनी लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं कि सिंध की हुकूमत ने जो इतनी बड़ी 18th अमेंडमेंट की ये चैंपियंस हैं और इतनी सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, अभी तक 0 वैक्सीन लगाई है सिंध के अवाम को। 0। तमाम जो लाखों वैक्सीन सिंध के अवाम को लग रही है वो तमाम तहरीक इंसाफ की, वफाक की खरीदी हुई वैक्सीन है, हमारी मुहैया की हुई वैक्सीन है। पूरे सिस्टम जो डिज़ाइन हुए हुए वो हमारे डिज़ाइन हुए हुए सिस्टम्स है। और वैक्सीनेशन भी इस वक्त जिस रफ्तार से हो रही है, आप साउथ एशिया में वो 4 हफ्ते पहले के ग्राफ देखते थे, अभी ज़रा कंपेयर करके देखें श्रीलंका, बांग्लादेश वाला में कितनी वैक्सीन लग रही है और पाकिस्तान में कितनी लग रही है। दूसरा जो इसका पहलू है कि वैक्सीन, तो अब ये बड़ा जवाब जरा तफसीली सुनना पड़ेगा आपको। दूसरा जो इसका वैक्सीन का जो है, वैक्सीन लग रही है तमाम दुनिया के अंदर, महीनों में जाके उसका इफेक्ट होगा। उसका आज के मर्ज से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा कोरोना का वैक्सीन एक्सपोर्टर है, और वहां पे 4 लाख केसेस हो रहे हैं रोजाना और 3,500 से ज्यादा लोग मर रहे हैं रोजाना। ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अस्पताल में बेड खत्म हो गए। वैक्सीन शॉर्ट टर्म में हल नहीं है। वैक्सीन महीनों के बाद आपको असर करके इतने बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन होगी कि उससे हल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बर वक्त फैसले किए, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड में हॉस्पिटल की में कमी है, और इसकी वजह यह है कि हम मुस्तकिल इन्वेस्टमेंट करते गए। 60% ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान में पिछले साल की निस्बत। हमने 2800 बेड ऐड कराए सिर्फ वफाक के जरिए, सूबों ने और बेड ऐड किए।
57% ज्यादा क्रिटिकल केयर पे, ऑक्सीजन पे इस वक्त अस्पतालों में मरीज हैं, और फिर भी शॉर्टेज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने पहले बर वक्त फैसले किए। आखिरी इसकी बात आ जाए, वो कह रहे फौज लगा दी। ये मुस्लिम लीग नून ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी ने तूफान पाकिस्तान के अंदर बर्पा कर दिया, बल्कि दुनिया में तूफान बर्पा कर दिया। वो लंदन में इनके बैठे हुए चे गुवेरा सानी, नवाज शरीफ के नाम से मशहूर है, उन्होंने कहा कि जी मैं जमहूरियत की जंग लड़ रहा हूं, फौज जो है उसने जमहूरियत में मुदाखलत करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, 2018 का इलेक्शन चुराया गया, फौज ने सिलेक्टेड गवर्नमेंट को लेके आए, धांधली की। ये 6 महीने 8 महीने तूफान बरपा रहा। दूसरी लहर के अंदर कोरोना था, ये जलसे करते चले गए। इन्होंने कहा नहीं, ये फौज के खिलाफ जंग, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके, DGISI का नाम लेके अटैक किया, हर वो बात बोली जो भारत के बयानिया के अंदर होती है। 249 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की धांधली का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बिलबिलाता हुआ बयान क्या आया, सारे बैलेट बॉक्सेस फौज के हवाले कर दिए जाएं। हेलो, ये तो वो फौज है जिसको आप कहते हैं जिसकी सियासत में मुदाखलत से मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये तो वो फौज है जिसको आप कहते हैं धांधली कराती है। अल्लाह अल हक है, इन्होंने जो झूठ बोला, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम किया, इन्होंने पाकिस्तान की रियासत को बदनाम किया, पूरी दुनिया में कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को आइसोलेट करवाने की। उसका नतीजा अल्लाह ताला ने सामने दिखा दिया। इनके अपने मुंह से आवाज निकली कि अगर किसी के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, एतबार कर सकते हैं, तो वो पाकिस्तान फौज है। ठीक है, तो चले मैं इस पे मुख्तसर से सिर्फ ये ऐड कर दूं कि जो कश्मीर का आई हैव नो एग्जैक्टली आइडिया, बट एज फार एज द सिंध इज कंसर्न, उन्होंने पहले कहा हम अपनी वैक्सीन खुद खरीदेंगे, वफाक इजाजत नहीं दे रहा। फिर मुराद अली शाह साहब आते हैं, वो कहते हैं बोलते कि हैं हमने कोशिश की, लेकिन चाइना जो है वो वफाक के साथ डायरेक्टली डील करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज है कि वो उनको शायद मुंह नहीं लगा रहा। अच्छा, पहली बात तो झूठ बोले, मुझे एक दिखा दें इनकी रिक्वेस्ट जो आई भी हो, किसी तारीख की रिक्वेस्ट आई भी हो और जिसके ऊपर हमने इनको ना किया हो। एक, मैं ये अभी नहीं, मुझे उस दिन शहजाद इकबाल ने सही याद दिलाया था, जनवरी में मैंने शहजाद इकबाल के प्रोग्राम पे जियो में बैठ के बोला था, भाई कौन सी आपको इजाजत चाहिए, आप अभी आए, आप कल इजाजत ले हमसे। कोई इजाजत नहीं मांगी, खुद खरीद के एक वैक्सीन नहीं दे सके और लाखों वैक्सीन इंशाअल्लाह ताला तहरीके इंसाफ की वफाक की हुकूमत सिंध के अवाम को वैक्सीन प्रोवाइड करेगी, मुफ्त में प्रोवाइड करेगी। अगर ये वो लोग जो सिंध के नाम पर वोट लेके 6-6 दफा सिंध में हुकूमत बना चुके हैं, वो कुछ नहीं उनके लिए करने को तैयार। वो भी इन्होंने क्या किया, जो वफाक ने इनको वैक्सीन भेजी वो भी इन्होंने चोरी करके अपने दोस्तों, यारों और मददगारों को बांट दी। मतलब आप उसके बाद इनमें हिम्मत है ये वैक्सीन के ऊपर बात करते हैं। सर ये बात रिकॉर्ड पर है या आप ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? कौन सी बात रिकॉर्ड पे? आप लोग खुद टीवी पे दिखा, आप पूरी टीवी पे खुद दिखा चुके हैं, सोशल मीडिया पे तस्वीरें चल चुकी हैं। अभी इसमें कोई ऑन रिकॉर्ड आने में कोई बाकी अच्छा चले, ठीक है। लास्ट कमेंट मेरे पास टाइम की शिद्दत से कमी हो चुकी है, तो लास्ट कमेंट लूंगी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बड़ी आप लोगों की कुछ सिफारिशात भी आ गई, रिकमेंडेशन भी आ गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इनवाइट भी आ गई ऑपोजिशन को। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आज मैं दोबारा दोहराती हूँ, वो कह रहे थे वोट चोरी करना बंद कर दें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन फवाद चौधरी साहब ने बनाई है, तो हमारा वोट दोबारा ये लोग चोरी कर लेंगे। लास्ट कमेंट सर। पहली बात तो उनसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब से ये पूछ लें कि 249 के अंदर वो धांधली का इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? तहरीक इंसाफ पे लगा रहे हैं? यार ये झूठ के पांव कोई नहीं होते, सारा मसला ये है। वो बात करते हैं, अभी हम कोई 5 साल पुरानी नहीं बात कर रहे, 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं। जो मुस्लिम लीग नून का मुतालबा है कि सारे बैलेट बॉक्सेस फौज को दे दिए जाएं, धांधली हो गई इलेक्शन के अंदर, और फिर वो कह रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म की जो है वो जरूरत नहीं है। ये इसलिए रिफॉर्म को रेजिस्ट कर रहे हैं कि इनको पता है कि जिस वक्त एक साफ शफाफ निज़ाम आ गया, और ख़ास तौर पे ऐसा निज़ाम जिसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे, इनको पता है इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ये इस रिफॉर्म के ख़िलाफ़ हैं और इस रिफॉर्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच अतस उमर साहब, आपके टाइम का, हमारे सवालों के जवाबात देने का। बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें क्लैरिटी रिक्वायर्ड थी, और मेरे ख्याल है काफ़ी क्लैरिटी के साथ बहुत सारे सवालों के जवाबात हमें मिल चुके हैं। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।